चैप्टर 1291 पेरिलस गिफ्ट। शैडो डांस। सन्नी के एस्पेक्ट की लेगेसी भी थी और एक बैटल आर्ट भी जिसे उसने खुद बनाया था। यह बैटल आर्ट बहुत चालाक, बिना किसी तय शेप की और हमेशा बदलने वाली थी। इसका मकसद था दुश्मन की ताकत को छीनना और उसी ताकत से उसे हराना। शैडो डांस का पहला स्टेप इसी एबिलिटी की नींव था। सन्नी ने इसे नेफिस के साथ अपनी कठिन लड़ाई के दौरान मास्टर किया था, क्योंकि वह उसे बहुत अच्छे से जानता था। इससे वह दुश्मन के बैटल स्टाइल की असली नेचर को समझ सकता था। उसे लगभग सुपरनैचुरल लेवल की समझ मिल जाती थी कि सामने वाला अगला मूव क्या करेगा। साथ ही वह उस स्टाइल को कॉपी भी कर सकता था। दूसरा स्टेप पहले का ही आगे बढ़ा हुआ रूप था। फर्क सिर्फ स्केल का था। मॉन्ग्रेल की आइडेंटिटी लेकर सन्नी ने काउंटलेस अवेकन से लड़ाई की और उनके फाइटिंग स्टाइल्स को एब्जॉर्ब किया, ताकि उसकी एबिलिटी और ज्यादा यूनिवर्सल बन सके। उसने इसे ड्रीम टूर्नामेंट की आखिरी लड़ाई में मास्टर किया, जब वह मॉर्गन से लड़ रहा था। उस ब्रेक थ्रू की वजह से उसे बैटल के असली रूल्स और प्रिंसिपल्स की गहरी समझ मिली। इसी कारण वह अब अनफेमिलियर और कॉम्प्लेक्स बैटल स्टाइल्स को बहुत तेजी और आसानी से समझ सकता था। साथ ही उसे यह भी महसूस होने लगा कि उसके अपोनेंट्स अपनी सोल एसेंस को किस खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तीसरा स्टेप अलग था। इसने पहले दोनों स्टेप्स को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही शैडो डांस का मतलब ही बदल दिया। बाहर से देखने पर इसका मतलब बस इतना था कि सन्नी अब नाइटमेयर क्रीचर्स को भी शैडो करने लगा था। लेकिन अंदर से यह बदलाव बहुत बड़ा था। तीसरा स्टेप दुश्मनों से ज्यादा सन्नी खुद के बारे में था। रेड कोलोसियम में कई भयानक और अजीब क्रीचर्स के माइंड्स में उतरने के बाद भी उसे असली समझ नहीं मिली थी, क्योंकि उन क्रीचर्स को सच में शैडो करने के लिए उसे अपनी खुद की पहचान छोड़नी पड़ती थी। उसे शैडोज की तरह शेपलेस और फॉर्मलेस बनना पड़ता था। नाइटमेयर के साथ हुई लड़ाई की वजह से ही वह इस इम्पॉसिबल टेस्ट को पार कर पाया। तीसरे मास्टरी ने उसकी शैडो करने की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब वह एनिमीज के अंदर एसेंस के फ्लो को साफ महसूस कर सकता था। लेकिन इसके साथ शैडो डांस एक डबल एज्ड स्वॉर्ड भी बन गई थी। सन्नी को डर रहने लगा कि कहीं वह किसी एनिमी के फॉर्म में हमेशा के लिए खुद को भूल न जाए। इस खतरे से बचाने वाली सबसे बड़ी चीज उसका ट्रू नेम था, जो उसकी सोल का एंकर बनता था। और अब चौथा स्टेप सामने था। यह और भी ज्यादा डेंजरस है। सनी को अभी भी एज़्योर सरपेंट का असर महसूस हो रहा था। उसने उस पागल बीस्ट के फॉर्म में इतना गहराई से खुद को डुबो दिया था कि अब उससे बाहर आना मुश्किल लग रहा था। चौथा स्टेप भी पिछले स्टेप का ही कंटिन्यूएशन था। एक ऐसा लॉजिकल प्रोग्रेशन जो तीसरे स्टेप को पूरा भी करता था और बदल भी देता था। तीसरा स्टेप सन्नी के माइंड की सीमाओं को तोड़ने के बारे में था, ताकि उसका मन शैडो की तरह एडेप्टेबल बन सके। लेकिन चौथा स्टेप उसके फिजिकल फॉर्म को भी वैसा बनाने के बारे में था। इस मास्टरी की थी शैडो मैनिफेस्टेशन। एंटार्कटिका की भयानक लड़ाइयों में सन्नी ने शैडो शेल और शैडो इनकारनेशन बनाई थीं। उन्हीं एबिलिटीज ने उसे चौथे मास्टरी तक पहुंचने के सारे टूल्स दिए। लेकिन डेरो ऑफ द ट्वाइलाइट सी के साथ लड़ाई में जाकर उसने इन सबको एक कंप्लीट फॉर्म में जोड़ दिया। यह सोचकर ही वह कांप उठा। कोई भी फॉर्म, कोई भी शेप, सिर्फ किसी क्रीचर की एसेंस को समझना ही नहीं, बल्कि खुद उस क्रीचर बन जाना, अगर वह उसे सच में जान ले। यह एबिलिटी लिमिटलेस लग रही थी, लेकिन उसका डेंजर भी उतना ही लिमिटलेस था। अगर मैं चौथे स्टेप का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, तो मैं खुद क्या बन जाऊंगा?
और उससे भी ज्यादा डरावना सवाल था, अगर शैडो डांस का चौथा स्टेप इतना इनक्रेडिबल और टेरिफाइंग है, तो पांचवां, छठा और सातवां स्टेप कैसे होंगे? सन्नी जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह इस पावर को छोड़ने वाला नहीं था। उसे इसकी जरूरत थी। एक लंबी सांस लेकर उसने डेरो ऑफ द ट्वाइलाइट सी के साथ हुई लड़ाई को फिर से याद करना शुरू किया। वह उस एहसास को अपने अंदर उतारने लगा जब वह एक विशाल सरपेंट बना था। हर गुजरते मिनट के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह मोमेंट जब सब कुछ परफेक्टली कनेक्ट हो जाएगा अब और करीब आ रहा है। जब सन्नी ने अपनी आंखें खोलीं, तब तक ग्रेट रिवर का पानी अंधेरा होने लगा था। उसने गहरी सांस ली और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हुए। मैं बहुत करीब हूं। शायद सिर्फ कुछ दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते। उसके बाद वह शैडो डांस के चौथे स्टेप को मास्टर कर लेगा और चौथा लेगेसी रेलिक पा जाएगा। एक्साइटेड होकर सन्नी सोचने लगा कि वह क्या होगा। एक शैडो, एक मेमोरी, या कुछ और, जैसे इचोर की एक और ड्रॉप। जो भी हो, बस ब्लड वीव उसे फिर से खा न जाए। थोड़ा इरिटेटेड होकर उसने हराइजन की तरफ देखा, फिर जल्दी से क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट को वापस सम्मन कर लिया। जल्द ही 7 सूरज गहराइयों से ऊपर उठे और रात के घने अंधेरे को दूर भगा दिया। कुछ समय के लिए हल्की ट्वाइलाइट ने कैच को ढक लिया। उसी पल सन्नी ने महसूस किया कि उसकी कोर्स में एसेंस तेजी से भर रही है। अमेजिंग! रिकवरी स्पीड सच में बहुत बढ़ गई थी। सन्नी के पास एक नहीं बल्कि 5 शैडो कोर्स थीं, इसलिए उसकी पूरी एसेंस वापस भरने में 5 गुना ज्यादा समय लगता था अगर श्राउड ऑफ डस्क की मदद न हो तो। लेकिन अब श्राउड ऑफ डस्क और लेगेसी ऑफ ट्वाइलाइट के साथ उसे लग रहा था कि वह सिर्फ एक दिन में अपनी पूरी एसेंस रिकवर कर सकता है। आधी डॉन पर और बाकी डस्क पर। अगर वह थोड़ा भी केयरफुल रहे तो शायद उसकी एसेंस कभी खत्म ही न हो। एनकरेज्ड महसूस करते हुए उसने अनंके की कमजोर फिगर की तरफ देखा, फिर नेफिस की तरफ मुड़ा। सन्नी ने चुपचाप अपने सिर पर मौजूद काले मेटल की सरपेंटाइन बैंड की तरफ इशारा किया। अब और सवाल पूछने का समय आ गया था। नेफिस ने सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि उसने क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। दोनों ब्लेसिंग ऑफ डस्क के जरिए आपस में बात करके यह तय कर सकते थे कि अनंके से कैसे बात करनी है। लेकिन सच में उसकी जरूरत नहीं थी। बूढ़ी औरत में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिससे सावधान रहना पड़े, इसलिए वे सीधे पूछ सकते थे। लेकिन एक सवाल था जिसका जवाब सबसे पहले चाहिए था। सन्नी थोड़ा हिला, फिर बोला, ग्रैंड मदर। अनंके जैसे किसी सपने से जागी हो वैसे हिली और अपनी धुंधली आंख से उनकी तरफ देखा। हाँ मेरे लॉर्ड। सन्नी अभी भी इस तरह बुलाए जाने में थोड़ा असहज था। उसने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, क्या आपने कभी उस चीज के बारे में सुना है जो डिफाइल्ड थी? बूढ़ी औरत अचानक जम गई। उसका हाथ जो स्टीयरिंग ओर पर रखा था हल्का कांपने लगा। कुछ देर तक सिर्फ पानी के नाव से टकराने की आवाज सुनाई देती रही। ऐसा लग रहा था कि उसे यह सवाल पसंद नहीं आया। लेकिन सन्नी और नेफिस के पास पूछने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें इस नाइटमेयर के मकसद के बारे में जितना हो सके उतना जानना था। आखिरकार अनंके ने लंबी सांस ली। जो डिफाइल्ड था? मेरा ख्याल है आप डिफाइलमेंट की बात कर रहे हैं मेरे लॉर्ड। सन्नी की आंखों में चमक आ गई। डिफाइलमेंट? सदर्न कैंपेन की हॉरर्स याद करते हुए उसे अचानक कुछ समझ आया।
उसने 3 नाइटमेयर क्रीचर्स मारे थे जिनके नाम मिलते जुलते थे, डिफाइल्ड विटनेस, डिफाइल्ड हेरल्ड और डिफाइल्ड सीकर ऑफ ट्रूथ। पहला एक फॉलन डीमन था जो बिना आंखों वाले बीस्ट्स के पैक को लीड करता था। दूसरा एक करप्टेड डेविल था जो सूखी लाशों के ग्रुप को लीड करता था जिनके मुंह सिले हुए थे। उसी लड़ाई के बाद सन्नी को स्टाइफल्ड स्क्रीम मिला था। तीसरा एक फॉलन टाइटन था जिसे उसने ईस्ट एंटार्कटिका में अबॉमिनेशंस की बहुत बड़ी होर्ड के खिलाफ जॉइंट बैटल के दौरान चांस से मार दिया था और उससे उसे मिरर ऑफ ट्रूथ मिला था। क्या वे सब टूम्ब ऑफ एरियल से आए थे? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ। डिफाइलमेंट। मुझे माफ कीजिए मेरे लॉर्ड और लेडी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपको इन बातों का पता नहीं होगा। आखिर आप आउटसाइडर्स हैं। सन्नी और नेफिस ने एक दूसरे की तरफ देखा, समझने की कोशिश करते हुए कि उसका मतलब क्या था। अनंके कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर आवाज में बोली, डिफाइलमेंट को समझने के लिए पहले आपको ग्रेट रिवर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना होगा। मैं जितना अच्छे से समझा सकूं कोशिश करूंगी। नेफिस ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। इतिहास? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक ऐसी नदी का इतिहास कैसे हो सकता है जो समय में बहती है। बूढ़ी औरत हल्का मुस्कुराई। टूम्ब ऑफ एरियल के अंदर समय अनप्रिडिक्टेबल और उलझा हुआ है। कभी वह धीरे बहता है, कभी बहुत तेज। कभी समय बड़े तूफानों जैसा उठता है, कभी ठहर जाता है और कभी वर्लपूल की तरह हमेशा घूमता रहता है। करंट्स मिलते हैं, अलग होते हैं या बिना निशान के गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर के लिए जब तक हम टर्ब्यूलेंट वाटर्स में नहीं जाते, समय हमेशा आगे बढ़ता है। बिल्कुल बाहर की दुनिया जैसा। बस यहाँ का समय बाहर के समय से अलग है। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन देखकर अनंके कुछ देर सोचती रही। फिर उसने आ भरी। सबसे आसान तरीके से कहूं तो ग्रेट रिवर सच में फ्यूचर से पास्ट की तरफ बहती है, लेकिन यह सिर्फ बाहर की दुनिया के हिसाब से है। यहाँ इस तरह का समय स्पेस जैसा है। लेकिन रिवर का अपना भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। और इस हिसाब से यहाँ का समय बिल्कुल आउटसाइड जैसा ही है। नेफिस ने थोड़ा सिर झुकाया। तो यह कहा जा सकता है कि सन्नी और मैं टूम्ब ऑफ एरियल में बहुत दूर के फ्यूचर में दाखिल हुए, यानी बहुत ऊपर अपस्ट्रीम में। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि हम यहाँ 1 महीने पहले आए। मतलब डिस्टेंस और डेज दोनों समय को मापते हैं। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। बिल्कुल। आप बहुत वाइज हैं, मेरी लेडी। सन्नी के होंठ हल्के से हिले। दूसरी बार उसने नेफिस को वाइज कहा। मुझे एक बार भी नहीं। फिर भी उसे बात समझ आ गई। टूम्ब ऑफ एरियल के अंदर समय के 2 मतलब थे। एक था ग्रेट रिवर का फ्लो, जो हर तरह की अजीब चीजें कर सकता था। दूसरा वही समय था जिससे वे परिचित थे। बूढ़ी औरत आगे बोली, तो ग्रेट रिवर का भी एक इतिहास है। या यूं कहें कि हम रिवरबोर्न लोगों का इतिहास है। वह इतिहास बहुत पहले शुरू हुआ था, जब साइबिल्स पहली बार अपने लोगों के साथ टूम्ब ऑफ एरियल में आए थे। उनके साथ दूसरे लोग और क्रीचर्स भी आए थे, हर तरह के इंसान और जीव जो उस ट्रूथ की तलाश में आए थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एस्टुअरी में छिपा है। उसकी बूढ़ी आवाज थोड़ी उदास हो गई। वही एक गोल्डन एज था। साइबिल्स ने अपने सिटीज बनाए और ताकतवर सीकर्स ने वेव्स के बीच अपने अकेले मैनर्स बनाए। उन्होंने अंत से बचकर टूम्ब ऑफ एरियल में शांति और प्रॉस्पेरिटी की जिंदगी पाई। सनी को एक बात अजीब लगी, उसने पूछा, आपको बताया गया था?
आप खुद वहां नहीं थीं। उसे याद आया कि जब अनंके ने वीवर के फॉलोअर्स के परसिक्यूशन की बात की थी, तब भी उसने कहा था कि उसने वह खुद नहीं देखा। उस समय यह बात अजीब लगी थी, लेकिन तब और भी जरूरी सवाल थे। बूढ़ी औरत हंसी। अरे, बिल्कुल नहीं। मैं बूढ़ी दिखती जरूर हूं, लेकिन इतनी एंशिएंट नहीं हूं। नहीं, मेरा जन्म बहुत बाद में हुआ था, जब वीव पहले ही बन चुका था। आप जैसे बाहर से आने वालों के उलट मैं रिवरबोर्न हूं। सनी ने मन में नोट कर लिया कि आउटसाइडर्स और रिवरबोर्न में फर्क होता है, फिर सुनता रहा। अनंके ने भारी सांस ली, फिर उदास आवाज में बोली, लेकिन वह गोल्डन एज आखिरकार खत्म हो गया। पहले गॉड्स की आवाजें खामोश हो गईं, और साइबिल्स ने अपनी नजरें एस्टुअरी की तरफ मोड़ दीं। और फिर डिफाइलमेंट पैदा हुआ। चैप्टर 1293 डिफाइलमेंट। अनंके के पुराने और झुर्रियों वाले चेहरे पर अंधेरा सा छा गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बूढ़ी औरत बोली, डिफाइलमेंट का दूसरा नाम करप्शन है। एक खास तरह का करप्शन जो ग्रेट रिवर में पैदा हुआ था और फिर नीचे की तरफ से प्लेग की तरह फैल गया, या यूं कहो, फैलाया गया। नेफिस थोड़ा आगे झुकी। फैलाया गया डाउनस्ट्रीम से। बूढ़ी औरत ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि डिफाइलमेंट उसकी शुरुआत एस्टुअरी से हुई थी। उसकी धुंधली आंखें दूर कहीं खो गईं। सीकर्स हमेशा एस्टुअरी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। वे लगातार डाउनस्ट्रीम की तरफ, यानी और पुराने समय में यात्रा करते गए, लेकिन उनमें से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने अतीत के बहुत दूर हिस्से में अपना एक शहर बनाया, जिसका नाम वर्च था। वह शहर इतना भव्य था कि साइबिल्स के बड़े शहरों की समृद्धि को टक्कर दे सकता था। वहीं से उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। और फिर आखिर एक सीकर सच में एस्टुअरी के अंदर पहुंच गया। बूढ़ी औरत ने विशाल ग्रेट रिवर को देखते हुए स्टीयरिंग ओर को कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, लेकिन वहां उसे सच नहीं मिला। उसे करप्शन मिला। या शायद जो सच उसने देखा, उसी ने उसे करप्ट कर दिया। वह सीकर पहला डिफाइल्ड बन गया और डिफाइलमेंट को वापस वर्ज लेकर आया। सीकर्स का पूरा शहर डिफाइलमेंट में डूब गया, और जो लोग उससे प्रभावित हुए वे मुड़े तुड़े और मॉन्स्ट्रस बन गए। फिर वे प्लेग की तरह फैल गए और रिवर पीपल पर एक भयानक कैलामिटी बनकर टूट पड़े। अनंके चुप हो गई और भारी सांस लेने लगी। सन्नी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो ऐसा हुआ था। जो भयानक सच डीमन ऑफ ड्रेड ने ब्लैक पिरामिड के दिल में छुपाया था, उसे जानने वाला पहला इंसान करप्शन का शिकार हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बाकी सीकर्स को भी संक्रमित कर दिया और एक पूरे शहर को बर्बाद, या यूं कहो, बदल दिया, एक डरावने करप्शन के स्रोत में, डिफाइलमेंट के स्रोत में। आखिर एरियल ने समय की शुरुआत में ऐसा कौन सा राज छुपाया था? और सबसे जरूरी बात, क्या यही काम डेरो ऑफ द ट्वाइलाइट सी करना चाहता था? करप्टेड शहर वर्ज पर हमला करना और उस पहले इंसान को मारना जिसने वह डरावना सच देखा था, वही जो डिफाइलमेंट की जड़ था। अगर ऐसा था, तो उनका काम बेहद ड्रेडफुल होने वाला था। लग रहा था नेफिस भी यही सोच रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, फिर क्या हुआ? अनंके अपनी बेंच पर थोड़ा हिली और आह भरकर बोली, डिफाइलमेंट की वजह से ग्रेट रिवर का शांत पानी करप्टेड क्रीचर्स से भर गया। उनमें सबसे ताकतवर क्रीचर्स अतीत के सबसे दूर हिस्सों से आते थे, डाउनस्ट्रीम से, और फ्यूचर की उस भयानक एम्प्टीनेस से भी, जहां से आप दोनों आए हो, मेरे लॉर्ड और लेडी।
रिवर पीपल खुद को डरावने पास्ट और डूम्ड फ्यूचर के बीच फंसा हुआ पाए। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने डिफाइलमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुछ समय तक उसका विरोध भी किया। उसने नजरें फेर लीं और कड़वाहट से बोली, लेकिन वे आपस में भी लड़ने लगे। इसी वजह से हमें वहां से भगा दिया गया और हम अपस्ट्रीम की तरफ भागने पर मजबूर हो गए, भयानक डेंजर्स का सामना करते हुए। आखिरकार हमारा उन लोगों से संपर्क टूट गया जिन्होंने हमें एग्जाइल किया था। आखिरी खबर जो हमें मिली थी वह यह थी कि कई साइबिल्स डिफाइलमेंट का शिकार हो चुकी थीं और उनके कई शहर गिर चुके थे। यहां तक कि ट्वाइलाइट सरपेंट किंग का शहर भी खो गया था। अब रिवर पीपल का डस्क आ चुका है। जल्द ही हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सन्नी को लगा कि अब वह समझ गया था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था जो दुनिया के अंत से बचने के लिए टूम्ब ऑफ एरियल में आए थे। ज्यादातर या तो मर गए थे या करप्टेड हो चुके थे और बाकी भी जल्द ही उसी हाल में पहुंचने वाले थे। यही ग्रेट रिवर सिविलाइजेशन की किस्मत थी। तो नाइटमेयर के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के दो तरीके थे। या तो उन्हें उस सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन में मदद करनी थी, या फिर डिफाइलमेंट के सोर्स को खत्म करके सब कुछ बदलना था। दूसरा रास्ता जाहिर है स्पेल से कहीं ज्यादा प्रेस दिलाने वाला था, क्योंकि वह फेट को बदल देता। सनी ने ट्वाइलाइट के बारे में भी ध्यान दिया, जो कि किंग डेरो और उसके वैसल्स द्वारा बनाया गया शहर था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि फॉलन ग्रेस, आखिरी सिबिल का शहर, ग्रेट रिवर के उस हिस्से में था जो लगभग पूरी तरह डिफाइलमेंट का शिकार हो चुका था। शायद वही टूम्ब ऑफ एरियल का आखिरी ह्यूमन स्ट्रॉन्गहोल्ड था। और एक बात और, अनंके ने कहा था कि टूम्ब ऑफ एरियल में दो जगहें बाकी सब जगहों से कहीं ज्यादा ड्रेडफुल और डेंजरस थीं, अपस्ट्रीम का फ्यूचर और डाउनस्ट्रीम का बहुत दूर पास्ट। सन्नी की किस्मत हमेशा की तरह कमाल की थी। वह पहले ही इन खतरनाक जगहों में से एक में पहुंच चुका था और अब लगता था कि उसे दूसरी जगह की तरफ भी जाना पड़ेगा। ग्रेट, सिंपली ग्रेट। लेकिन सन्नी सबसे ज्यादा एक सवाल पर ध्यान दे रहा था। आखिर डिफाइलमेंट फैल कैसे रहा था? उसे करप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं लगती थी जो बस अपने आप फैल जाए। यहां तक कि स्किनवॉकर भी इंसानों को करप्शन से संक्रमित नहीं कर सकता था। वह सिर्फ उन्हें खुद जैसा बना सकता था। तो क्या डिफाइलमेंट भी वैसा ही था? सन्नी को ऐसा नहीं लगा। अगर टूम्ब ऑफ एरियल के सारे नाइटमेयर क्रीचर्स उसी पहले सीकर के वेसल्स होते तो वे आपस में लड़ नहीं रहे होते। यह बहुत बड़ा फर्क था। अनंके की तरफ देखते हुए उसने गहरी आवाज में पूछा, ग्रैंड मदर, क्या आपको पता है कि डिफाइलमेंट कैसे फैलता है? सन्नी को ऐसा नहीं लगा। अगर टूम्ब ऑफ एरियल के सारे नाइटमेयर क्रीचर्स उसी पहले सीकर के वेसल्स होते तो वे आपस में लड़ नहीं रहे होते। यह बहुत बड़ा फर्क था। अनंके की तरफ देखते हुए उसने गहरी आवाज में पूछा, ग्रैंड मदर, क्या आपको पता है कि डिफाइलमेंट कैसे फैलता है? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। मुझे माफ करें माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मैंने सिर्फ एक बार किसी असली डिफाइल्ड को देखा था। वीव बहुत ज्यादा अपस्ट्रीम में है, इसलिए हमें फ्यूचर के करप्टेड क्रीचर्स से लड़ना पड़ता था, लेकिन वर्च से कोई भी हमारे पास कभी नहीं पहुंचा। नेफिस ने भौहें सिकोड़ लीं। उस एक डिफाइल्ड को छोड़कर? अनंके ने सिर हिलाया। हाँ। सूरज की रोशनी में पानी चमक रहा था और कैच लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लगातार और पुराने समय की तरफ यात्रा करते हुए। नेफिस कुछ पल झिझकी, फिर उसने पूछा, जब वह डिफाइल्ड आया तब क्या हुआ था?
बूढ़ी औरत ने काफी देर तक जवाब नहीं दिया। आखिर उसने सिर उठाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, जिस दिन वह आया था उसी दिन वीव नष्ट हो गया था। उसके शब्द उदासी से पानी की सतह पर फैल गए और फिर हवा में खो गए। चैप्टर 1294 करप्शन। सुबह उन्होंने अनंके के वुडन बॉक्स से स्वादिष्ट खाना और खुशबूदार वाइन का मजा लिया। आज बूढ़ी औरत थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी, लेकिन लंबी बातचीत ने उसे थका दिया था। उसने बहुत कम खाया और फिर स्टीयरिंग ओर के पास लौट गई, बहते पानी को दूर की नजर से देखने लगी। शायद वह अपने शहर वीव के बारे में सोच रही थी, जिसे डिफाइल्ड ने बर्बाद कर दिया था। बिना कुछ कहे सन्नी और नेफिस ने तय किया कि अपनी दयालु गाइड को थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे भी पिछले दिन जो कुछ उन्होंने जाना था, उसे समझने के लिए समय चाहिए था। सन्नी कैच के किनारे से पीठ लगाकर बैठा था और हाथों में गर्म चाय का कप पकड़े हुए था। नेफिस उसके पास खड़ी आसमान को देख रही थी। कुछ देर आरामदायक खामोशी के बाद सन्नी ने ब्लेसिंग ऑफ डस्क का इस्तेमाल करके पूछा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। नेफिस हल्का सा हिली और उसकी तरफ देखने लगी। अचानक सन्नी को बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि वे कितने करीब थे। उसका फीका चेहरा नेफिस की गहरी ग्रे आइज में दिख रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसने कहा कि वीव बर्बाद हो चुका है, फिर भी वह हमें वहां ले जा रही है। क्यों? नेफिस कुछ पल सोचती रही। अनंके खुद उस तबाही से बच गई थी, तो शायद और लोग भी बचे हों। और अगर नहीं, तो आगे के सफर के लिए सप्लाइज इकट्ठा करने के लिए जा रहे होंगे। वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। सन्नी ने चाय की एक सिप ली और उसकी गर्माहट महसूस की। कैच धीरे धीरे हिल रही थी और सामने का नजारा बेहद खूबसूरत था। यकीन करना मुश्किल था कि वे एक नाइटमेयर के अंदर थे। अब तक जो कुछ हमने सीखा है, उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? नेफ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने दूसरी तरफ देखा और हल्का सा कंधे उचकाए। हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। कम से कम अब हमारे पास एक साफ दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात, ग्रेट रिवर का हर हिस्सा उतना डेंजरस नहीं है जितना हमारी शुरुआत वाली जगह थी। मुझे डर था, थोड़ा सा, कि यहाँ हर नाइटमेयर क्रीचर एज़्योर सरपेंट, ब्लैक टर्टल और उस हॉरिबल बटरफ्लाई जैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता। वह थोड़ी देर रुकी, फिर गंभीर आवाज में बोली, लेकिन मुझे बाकी लोगों की चिंता है। हम सब एक ही समय में नाइटमेयर में आए थे, तो उन्हें भी ग्रेट रिवर के इसी हिस्से में होना चाहिए था। फिर उनका कोई निशान क्यों नहीं है? सन्नी ने नीचे देखते हुए गंभीर चेहरा बनाया। उसे भी यही चिंता थी। कैसी, एफी, कई, जेट, यहां तक कि मॉर्ड्रेट भी। वे सब कहां थे? उनमें से किसी को मारना आसान नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके दोस्त कहीं ना कहीं जिंदा हैं, या कम से कम वह ऐसा मानना चाहता था। लेकिन ये अजीब नहीं है। नेफिस ने चुपचाप उसकी तरफ सवाल भरी नजर से देखा। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। नाइटमेयर में आने का तरीका। मास्टर्स होने की वजह से हम अपनी बॉडी रखते हैं, सही। लेकिन हमें इस जगह और समय के किसी इंसान की जगह लेनी चाहिए थी। हमने किसकी जगह ली है? अनंके के हिसाब से वीव के आगे कोई इंसान होना ही नहीं चाहिए था। इसका कोई मतलब नहीं बनता। नेफिस थोड़ा चौंकी हुई लगी। हालांकि उसके चेहरे का शांत एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं बदला, लेकिन सनी समझ गया कि वह भी कंफ्यूज्ड थी। तुम सही कह रहे हो। ये अजीब है। सन्नी कुछ देर सोचता रहा।
क्या ऐसा हो सकता था कि स्पेल को बाकी कोहोर्ट मेंबर्स के लिए यहाँ कोई सही होस्ट ना मिला हो, इसलिए उन्हें कहीं और भेज दिया गया हो? आखिर में उसने सिर हिलाया और पूछा, खैर, वो डिफाइलमेंट आखिर फैलता कैसे है? हमारी दुनिया में तो किसी इंसान के करप्शन का कोई मामला नहीं हुआ। कम से कम मुझे तो नहीं पता। आखिर एस्टुअरी वाले सीकर के साथ हुआ क्या था? नेफिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह आसमान की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। तुम गलत हो। हमारी दुनिया के काउंटलेस इंसान करप्टेड बन चुके हैं। हर स्लीपर जो फर्स्ट नाइटमेयर में फेल होता है, नाइटमेयर क्रीचर बन जाता है। क्या वो यही चीज नहीं है? सन्नी थोड़ा शॉक्ड हो गया। नेफिस सही थी। बहुत सारे लोग वेकिंग वर्ल्ड में नाइटमेयर क्रीचर्स बन चुके थे। बस फर्क इतना था कि वे डोरमेंट रैंक से ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि स्पेल के ट्रायल्स उन्हें असेंशन के रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ही मार देते थे। सोचते हुए नेफिस अचानक बोली, और जहां तक उस सीकर की बात है जिसने एस्टुअरी का सच जाना और ग्रेट रिवर में करप्शन फैला दिया, असल में ये मुझे तुम्हारी कही हुई एक बात याद दिलाता है। सन्नी ने आईब्रो उठाई। मेरी? उसने सिर हिलाया। बहुत समय पहले फॉरगॉटन शोर पर, जब हम सोल डिवावरिंग ट्री के कंट्रोल में थे, तब तुमने मुझे उस लिनिएज मेमोरी के बारे में बताया था जो तुम्हें उसकी ब्रांचेज में मिली थी। उसके डिस्क्रिप्शन में क्या ये नहीं लिखा था कि वो लोथसम थीविंग बर्ड वीवर की आंख में छिपे अननोन की एक झलक देखकर पागल हो गया था? सन्नी के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। तो? नेफिस ने कंधे उचकाए। बस वो सीकर की याद दिलाता है। थीविंग बर्ड जरूर बहुत पावरफुल क्रीचर रहा होगा अगर उसने एक डेमन की आंख चुरा ली थी। फिर भी वीवर की प्यूपल में छिपी चीज की सिर्फ एक झलक ने उसका दिमाग तोड़ दिया। सीकर ने भी कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और वो करप्टेड हो गया। शायद वो फॉरबिडन नॉलेज वापस लेकर आया। शायद यही तरीका है जिससे डिफाइलमेंट फैलता है, लोग एस्टुअरी का सच जान लेते हैं। सन्नी चुप हो गया और उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। ड्रॉप ऑफ इचोर के डिस्क्रिप्शन में सच में लिखा था कि वाइल्ड थीविंग बर्ड वीवर की आंख में अननोन का रिफ्लेक्शन देखकर पागल हो गया था। क्या इसका मतलब ये था कि वह करप्टेड हो गया था? और अगर ऐसा था, तो क्या फर्स्ट सीकर के साथ भी यही हुआ था? क्या ब्लैक पिरामिड के दिल में एरियल द्वारा छिपाया गया सच वही था जो वीवर ने कभी देखा था, और जो हमेशा के लिए उसकी आंखों में जम गया? तुम सच से आजाद होना चाहते थे, इसलिए तुम उसके लायक नहीं थे। कुछ देर बाद सन्नी ने गहरी सांस ली। वाह, बहुत बढ़िया। अब हमें सिर्फ नाइटमेयर क्रीचर्स से ही नहीं, बल्कि जो चीजें हम सीखते हैं उनसे भी सावधान रहना होगा। डैमनेशन! तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत क्यूरियस गाय हूं, नेफिस ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल रुकी, फिर मुस्कुराई। ओह, मुझे पता है। तुम सच में बहुत क्यूरियस गाय हो। लॉस्ट फ्रॉम लाइट, जो शैडोज से पैदा हुआ, राइटफुल एयर ऑफ। सन्नी ने तुरंत आंखें बड़ी कर लीं और जल्दी से ब्लेसिंग ऑफ डस्क का मेंटल कनेक्शन बंद कर दिया। हे हे! नेफिस कैच के किनारे झुककर धीरे से हंस पड़ी। व्हाट? सन्नी ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया और दांत भींचे। क्या तुम वो बात भूल सकती हो? हमेशा के लिए? नेफिस ने दूसरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सफेद स्पार्क्स चमक रहे थे। क्या मैं भूल सकती हूँ? पता नहीं। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। सन्नी कुछ देर उसे देखता रहा,
फिर हंस पड़ा। लेकिन मानो तो सही, तुम्हें वो थोड़ा कूल लगा था, है ना? जैसे तुम्हें मोंगरे। अचानक नेफ का चेहरा शांत हो गया। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा। सन्नी मुस्कुराया। हाँ हाँ, लेकिन मेरी मेमोरी भी अच्छी है। एनक्यूएससी वाले नाइट क्लब में तुमने क्या कहा था? अगर मुझे सही याद है। नेफिस ने आंखें बंद की और जम्हाई ली। मैं बहुत टायर्ड हूं। मुझे लगता है अब मुझे आराम करना चाहिए। सन्नी हंस पड़ा। सच में? ठीक है फिर, अच्छे से आराम करो। जब नेफिस सोने का नाटक कर रही थी, तब सन्नी कैच के पिछले हिस्से में गया और अनंके की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सनी की नजर महसूस करके वह हल्का सा मुड़ी और बोली, हाँ मेरे लॉर्ड। सन्नी कुछ पल चुप रहा। मैं वीवर के बारे में पूछना चाहता था। बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसके सवाल से उसे खुशी हुई हो। आप क्या जानना चाहते हैं? सन्नी थोड़ी देर चुप रहा। आखिर वह क्या नहीं जानना चाहता था? डेमॉन्स हमेशा रहस्य से घिरे रहे थे। धीरे धीरे उसे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला था, शायद ड्रीम रियल्म के पुराने समय के आम इंसानों से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें अधूरी थीं। समस्या यह थी कि अनंके असली ड्रीम रियल्म की इंसान नहीं थी। उसका जन्म टूम्ब ऑफ एरियल में हुआ था और उसने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से दूर बिताई थी। फिर भी वह नाइटमेयर स्पेल की प्रीस्टेस थी। उसे बहुत कुछ पता होना चाहिए था, चाहे समय के साथ वह बातें धर्म जैसी मान्यताओं में बदल गई हों। इसीलिए सन्नी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे कितना सच जान पाएगा। सन्नी ने सिर के पीछे हाथ फेरा। शुरुआत के लिए, वीवर आदमी था या औरत? हर बार वीवर के बारे में बोलते समय शब्द चुनते चुनते वह थक चुका था। अनंके हल्का सा हंसी। कोई नहीं जानता। आखिर वीवर झूठ का मास्टर था। इसलिए डीमन ऑफ फेट के बारे में जो भी कहा जाता है, उसे पूरी तरह सच मत मानिए। वीवर अननोन की पहली संतान था। या थी। उसका डोमेन फेट था। और फेट की तरह ही वीवर बदलने वाला, अनअवॉइडेबल और टेरिफाइंग था। दूसरे डेमॉन्स की तरह उसके पास बहुत बड़ी बैटल पावर नहीं थी। फिर भी लोग उससे सबसे ज्यादा डरते थे। सन्नी को हैरानी नहीं हुई। वह सोच भी नहीं सकता था कि फेट को हथियार बनाने वाले दुश्मन से ज्यादा डरावना कोई हो सकता है। लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वीवर सच में फेट को कंट्रोल कर सकता था या सिर्फ उसे देख सकता था। दूसरा वाला ज्यादा संभव लग रहा था। लेकिन शायद यही वीवर का सबसे बड़ा झूठ था। उसने गहरी सांस ली। तो फिर अननोन कौन था? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मुझे नहीं पता। सन्नी कुछ बार पलकें झपकाता रह गया। खैर, इसमें हैरानी की बात नहीं है। आखिर उसका नाम ही अननोन है। असल में अननोन असली नाम नहीं था। स्पेल उन रून्स को ट्रांसलेट नहीं करती थी, इसलिए उनकी जगह अननोन लिखा जाता था। मतलब डेमॉन्स के क्रिएटर का असली नाम कुछ और था। शायद नाइटमेयर स्पेल के लोग भी उसी वजह से उसे अननोन कहते थे, जिस वजह से सन्नी कहता था। उसने सिर हिलाया। अजीब बात है। आपने और आपके लोगों ने वीवर की सेवा के लिए पूरी जिंदगी मुश्किलें झेली, लोगों का बुरा व्यवहार सहा। लेकिन फिर भी आप लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। सन्नी को लगा शायद अनंके नाराज हो जाएगी। लेकिन उसने बस सिर हिलाया। हो सकता है हम ज्यादा नहीं जानते।
लेकिन जितना जरूरी है उतना जानते हैं। जब गॉड्स और डेमॉन्स के बीच वह कर्स्ट वॉर शुरू हुई थी, तब वीवर अकेला था जिसने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। उसका बूढ़ा चेहरा गंभीर हो गया। और जब उस वॉर की आग हर जगह फैल गई, सब कुछ डिस्ट्रक्शन में बदलने लगा, तब वीवर ही अकेला था जिसने सबको सैल्वेशन का रास्ता दिया। सन्नी ने नेफिस की तरफ देखा। वह उनकी सारी बातें सुन सकती थी। फिर उसने पूछा, वह सैल्वेशन का रास्ता नाइटमेयर स्पेल है? अनंके ने सिर हिलाया। हाँ, नाइटमेयर स्पेल को वीवर ने बनाया था ताकि हम सबको उस डूम से बचाया जा सके जो डीमंस की वजह से आया था। सन्नी कुछ पल चुप रहा। तो यह सच था। शायद नाइटमेयर स्पेल का असली मकसद क्रूएल या ईविल नहीं था। शायद वह सच में लोगों को बचाने के लिए बनाई गई थी, चाहे उसका तरीका कितना भी क्रूएल क्यों न हो। लेकिन अगर यही बात वीवर ने अनंके जैसे लोगों को बताई थी, तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता था? अभी कुछ देर पहले ही तो उसने कहा था कि वीवर झूठ का मास्टर था। फिर भी अनंके पूरी श्रद्धा से नाइटमेयर स्पेल पर भरोसा कर रही थी। सन्नी को यह थोड़ा अजीब लगा। वह बूढ़ी और समझदार थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बहुत नाइव लगती थी। सन्नी और नेफिस दुनिया के सबसे बुरे लोग नहीं थे, लेकिन कैच मिलने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसे मारने के बारे में सोचा था। फिर भी अनंके ने कभी उनसे डर नहीं दिखाया। वह हमेशा सच्चे दिल से उनसे पेश आई। वीवर पर उसका भरोसा भी ऐसा ही था। सन्नी काफी देर सोचने के बाद बोला, ग्रैंड मदर, मैं आपको बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या वह डूम पहले ही नहीं आ चुका? आपको जो सैल्वेशन का वादा किया गया था वह कहाँ है? अनंके ने स्टीयरिंग और पकड़े हुए हल्की मुस्कान दी। क्यों? वह यही है मेरे लॉर्ड। वह आप हैं, वीवर के चिल्ड्रन। सन्नी कुछ पल उसे अविश्वास से देखता रहा। बूढ़ी औरत हल्का सा हंसी। शायद आपने मेरी बात गलत समझी। जब मैंने सल्वेशन कहा था, तो उसका मतलब यह नहीं था कि मेरे एल्डर्स खुद को बचाना चाहते थे। डूम वॉर पूरी जिंदगी को खत्म कर सकती थी। सभी इंसानों को, हर जीव को, हमेशा के लिए। इसलिए वे खुद को नहीं बल्कि फ्यूचर को बचाना चाहते थे। वह कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, अजीब लगता है यह बात कहते हुए, जबकि हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर अभी भी आगे है। इसलिए उसे अभी भी बचाया जा सकता है। सन्नी ने होंठ भींच लिए। ड्रीम रियल्म पहले ही एक मरी हुई दुनिया बन चुका था। वहां सिर्फ नाइटमेयर क्रीचर्स बचे थे, और अब स्पेल ने अर्थ को भी उसी डिजास्टर में खींच लिया था, इंसानों को जबरदस्ती वहां भेजकर। लेकिन क्यों? उसने धीरे से सांस छोड़ी। हम फ्यूचर को कैसे बचाएंगे? हम तो खुद को भी नहीं बचा पा रहे। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। यह आपको पता करना है मेरे लॉर्ड। मैं नाइटमेयर स्पेल की केयरटेकर हूं, लेकिन यह स्पेल मेरे लिए नहीं बनाई गई थी। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूं कि आपके जैसे चुने हुए लोगों की मदद करूं, ताकि आप इस कठिन रास्ते पर आगे बढ़ सकें, जितनी मेरी छोटी सी ताकत साथ दे सके। वह मुस्कुराई। चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, मेरे लिए वही काफी है। सन्नी कुछ देर बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर उसने अपना चेहरा हाथ से रगड़ा। वाह, कितनी कॉन्वीनियंट बात है। चैप्टर 1296 डूम वॉर। सन्नी को पूरा यकीन नहीं था कि वह अनंके की बातों पर भरोसा कर रहा है।
लेकिन साथ ही वह उन्हें पूरी तरह गलत भी नहीं मान सकता था। धत्त तेरे की वीवर। आखिर नाइटमेयर स्पेल का क्रिएटर इतना रहस्यमयी और पकड़ में न आने वाला क्यों था? सिर्फ रहस्यों से घिरा हुआ ही नहीं, बल्कि झूठों का भी दीवाना। क्या उससे ज्यादा अनट्रस्टवर्दी कोई हो सकता था? जबकि सन्नी को वीवर की फोरबिडन लिनिएज मिली थी, वह वीवर्स मास्क पहनता था और उसकी फेट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी, जो वीवर का डोमेन था। फिर भी वह डीमन ऑफ फेट के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था। वीवर आया कहां से था? उस डरावने काले मास्क के पीछे कौन था? उसे कौन सी चीज आगे बढ़ा रही थी? उसका असली गोल क्या था? सन्नी ने थककर सिर हिलाया और अनंके की तरफ देखा। जो भी हो, अगर मैं वीवर के बारे में नहीं जान सकता, तो कम से कम बाकी सब कुछ तो जान ही लूं। उसने थोड़ा सोचकर अगला सवाल पूछा। ग्रैंड मदर, आपने कहा था कि नाइटमेयर स्पेल का मकसद फ्यूचर को डेमॉन्स और गॉड्स की बड़ी जंग से बचाना है। सच कहूं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। वो डूम आखिर था क्या? उस वॉर को इतना टेरिबल किस चीज ने बनाया? बूढ़ी औरत ने ग्रेट रिवर के बहते पानी को देखा, कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो सच में टेरिबल था। हालांकि मैंने खुद उस हॉरर को नहीं देखा। जो कुछ मुझे पता है वो मेरे एल्डर्स से मिला, और उन्हें भी सब कुछ नहीं पता था, क्योंकि वे वॉर खत्म होने से पहले ही वहां से भाग गए थे। वह कुछ पल सांस लेने के लिए रुकी, फिर अपनी धीमी आवाज में बोली, असल में कोई नहीं जानता कि डेमॉन्स ने गॉड्स के खिलाफ बगावत क्यों की। ये सब तब शुरू हुआ जब डीमन ऑफ डिजायर अपनी चेन्स से आजाद हुई। सबसे छोटे डीमन ऑफ डेस्टिनी ने अपने सिबलिंग्स को हेवेंस के खिलाफ वॉर के लिए बुलाया। 5 ने उसकी बात मान ली और सिर्फ डीमन ऑफ फेट ने मना कर दिया। अनंके ने स्टीयरिंग ओर को थोड़ा घुमाया। उसका कमजोर हाथ पॉलिश्ड वुड जितना काला दिख रहा था। बहुत लोगों ने हर बुरी चीज के लिए डेमॉन्स को दोष दिया, लेकिन सच ये है कि हालात पहले से ही खराब थे। ज्यादातर गॉड्स लोगों से दूर हो गए थे और लोग भी आपस में लड़ने लगे थे। वे दिन भूल गए थे जब सब करप्शन के खिलाफ साथ खड़े होते थे। उसकी धुंधली आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वह उस विशाल दुनिया की कल्पना कर रही हो जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। ह्यूमंस से लड़ रहे थे, और दूसरी नोबल क्रीचर्स से भी। वॉर के फॉलोअर्स शैडो के टेम्पल्स जला रहे थे। उनका एम्पायर लगातार फैल रहा था और कमजोर रियल्म्स को निगलता जा रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद ग्रेट वॉर आखिर की वजह नहीं, बल्कि उसका नतीजा था। जो भी हो, 6 डीमंस ने अपनी विशाल आर्मीज इकट्ठी की और गॉड्स पर हमला कर दिया। लेकिन इस वॉर में अलग बात ये थी कि वे तुरंत हार नहीं गए। लेजर डेटीज तो बहुत थे, लेकिन डेमॉन्स जितना डरावना कोई नहीं था, और यहाँ तो 6 एक साथ थे। दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ गए, इसलिए इवन ग्रेट गॉड्स भी उन्हें आसानी से हरा नहीं पाए। बूढ़ी औरत कांप गई। वो वॉर बहुत फ्यूरियस और मर्सिलेस था। कई रियल्म्स बैटलफील्ड बन गए और आग में जल गए। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था, क्योंकि वॉर खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा भयानक होता गया। गॉड्स के लॉयल लोग भी लड़ाई में उतर आए, और जवाब में डीमंस ने और एलाइंस जोड़ लिए, ऐसे मॉर्टल चैंपियंस जिन्होंने एम्पायर की टिरन्नी झेली थी, एंशिएंट क्रीचर्स जिन्हें अंडरवर्ल्ड के सबसे अंधेरे हिस्सों में फेंक दिया गया था, और हर वो इंसान या क्रीचर जिसके दिल में डिवाइन बीइंग्स के खिलाफ नफरत थी। यहाँ तक कि डरावने नेफिलिम भी। उसकी आवाज भारी हो गई। पूरी दुनिया मैडनेस में डूब गई थी।
जल्द ही कोई भी जगह वॉर से बची नहीं थी। हर जगह बैटलफील्ड बन चुकी थी। अनंके ने ग्रेट रिवर की तरफ देखा और कुछ देर चुप रही। फिर बोली, कहीं भी सेफ्टी नहीं थी। जंगल जल गए, खेत डेजर्ट्स बन गए, नदियां सूख गईं। लड़ते हुए डेटीज का सिर्फ एक वार पूरे शहर मिटा सकता था। धीरे धीरे काउंटलेस ह्यूमंस बेघर हो गए या मारे गए। तभी लोगों ने उसे डूम वॉर कहना शुरू किया, क्योंकि सबको लगने लगा था कि यही दुनिया का अंत होगा। वह थोड़ी देर रुकी और उसी समय वीवर ने नाइटमेयर स्पेल बनाया और हमें मॉर्टल्स को दिया। सन्नी को अचानक फॉरगॉटन शोर याद आ गया। वो बर्बादी जो तब हुई थी जब आसमान से चमकती हुई फिगर गिरी थी। क्या वो क्रीचर डेमॉन्स और गॉड्स की उसी टेरिबल वॉर का सोल्जर था? शायद कोई नेफिलिम या कोई असली एंजल। अगर फॉरगॉटन शोर जैसी तबाही पूरी ड्रीम रियल्म में हो रही थी तो समझ आता था कि एंशिएंट ह्यूमंस उसे दुनिया का अंत क्यों मानते थे। अनंके ने आह भरी। वीवर ने हमें सैल्वेशन का रास्ता दिया, लेकिन उस समय डीमन ऑफ फेट से हर कोई नफरत करता था। गॉड्स के फॉलोअर्स, डेमॉन्स के फॉलोअर्स और यहां तक कि वो लोग भी जो वॉर से दूर रहना चाहते थे। हम नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट्स भी सबकी नफरत का निशाना थे। बहुत कम लोगों ने हमारी बात सुनी, लेकिन कुछ ने सुनी भी। आखिर नाइटमेयर स्पेल बहुत अल्यूरिंग था, खासकर अपने शुरुआती समय में। सन्नी ने सिर टेढ़ा किया। अल्यूरिंग? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। बिल्कुल। ये अपने कैरियर्स को बहुत सारी एबिलिटीज देता था। मेमोरीज और एकोज रखने की ताकत, तुरंत अपने सोल सी में जाने की ताकत, अपना एस्पेक्ट अवेकन करने की ताकत, असेंशन के रास्ते पर गाइड होना। नाइटमेयर स्पेल उन लोगों को पावर देता था जो डेस्परेटली खुद को बचाना चाहते थे। हाँ, तो वीवर सिर्फ सबसे चालाक डीमन ही नहीं था, बल्कि एक बहुत क्लेवर सेल्समैन भी था। नाइटमेयर स्पेल में इतने सारे बून्स थे कि डेस्परेट लोग आसानी से उसकी तरफ खिंच जाते। वेकिंग वर्ल्ड के ह्यूमंस इन चीजों को नॉर्मल मानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बिना जिंदगी देखी ही नहीं थी। इसलिए स्पेल इतनी जल्दी फैल गया, चाहे उसके क्रिएटर की रेपुटेशन कितनी भी खराब क्यों न हो। सन्नी ने पूछा, फिर क्या हुआ? अनंके कुछ देर चुप रही। नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट्स उसे फैलाने में लगे रहे। जितने ज्यादा लोगों को हो सके उसकी गिफ्ट्स देने की कोशिश करते रहे। उसी समय मेरे एल्डर्स टूम्ब ऑफ एरियल में गए। उसके बाद क्या हुआ हमें कभी पता नहीं चला। शायद वॉर और भी ज्यादा हैरोइंग हो गया था और आखिर में कोई भी साइड नहीं जीती। सब खत्म हो गए, यहां तक कि गॉड्स भी मर गए। वह थोड़ी देर हिचकिचाई। मैंने सुना था कि गॉड्स की आवाजें चुप होने के बाद और आउटसाइडर्स आए थे। शायद वे टूम्ब ऑफ एरियल तक खबरें लाए हों, लेकिन तब तक हम बहुत दूर अपस्ट्रीम भाग चुके थे, इसलिए उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। उसकी आवाज उदास हो गई। अब तक शायद उनमें से ज्यादातर डिफाइलमेंट का शिकार हो चुके होंगे। माय लॉर्ड, शायद आप डस्क ऑफ फॉलन ग्रेस से ज्यादा जान सकें। आखिर वह साइबिल्स में से एक है। उसे एक हम्बल एग्जाइल जैसी मुझसे कहीं ज्यादा पता होगा। चैप्टर 1297 वेयर नाइटमेयर्स कम फ्रॉम। सनी थोड़ी देर तक चुप रहा, सोचते हुए। सोचने के लिए बहुत कुछ था। नेफिस की आंखें बंद थीं, लेकिन सन्नी को महसूस हो रहा था कि वह भी सोच में डूबी हुई है। ड्रीम रियन का इतिहास, जो पहले सिर्फ अंदाजा था, अब उनके सामने साफ तौर पर सामने आ गया था। बेशक अनंके ने ये सब खुद नहीं देखा था, लेकिन जो कहानियां उसने सुनाई वे उसके एल्डर्स से आई थीं,
जिन्होंने वो समय सच में देखा था। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि मोर्ड्रेट ने कहा था कि अवेकन जो नॉलेज और एक्सपीरियंस नाइटमेयर्स से वापस लाते हैं, वह उनकी एबिलिटीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लेगेसी क्लैंस, खासकर सॉवरेन्स द्वारा चलाए जाने वाले क्लैंस, इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं कि उनके साइंस कौन सा सीड चुने। वेलर और सॉन्ग दोनों ने बहुत नॉलेज इकट्ठा किया होगा, लेकिन वह नॉलेज हर किसी को नहीं मिलता। यहां तक कि नेफिस, जो एक ग्रेट क्लैन में अडॉप्ट की गई थी, उसे भी अभी उनके ज्यादातर सीक्रेट्स नहीं मिले थे। यह नॉर्मल था। आखिर पावर की शुरुआत नॉलेज से होती है। वीवर के अनुसार, और एनविल तब तक उसे पावर नहीं देगा जब तक वह खुद को प्रूव नहीं करती। कुछ देर चुप रहने के बाद सन्नी ने दाईं तरफ देखा, जहां अनंके का मास्क वुडन डेक पर पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर मास्क उठा लिया और उसे ध्यान से देखा। वह डरावना, डीमोनिक फेस था, लेकिन सन्नी उसमें कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक मेमोरी है या सिर्फ एक कार्व्ड वुड का टुकड़ा। उसने अनंके की तरफ देखा और मास्क की तरफ इशारा करके पूछा, क्या यह डिवाइन मेमोरी है? कुछ पल वह चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं माय लॉर्ड, यह सिर्फ सेक्रेड है। वीवर के असली मास्क का एक छोटा सा रूप। यह नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस के सेरेमोनियल कपड़ों का हिस्सा है, ताकि वे अपने पीछा करने वालों की नजर से बच सकें और अपने बेनिफैक्टर, डीमन ऑफ फेट, के रास्ते पर चल सकें। जितना बड़ा प्रीस्ट होता था, उतना हायर रैंक मेमोरी उसे दिया जाता था। अनंके हल्का सा मुस्कुराई। मेरी मदर, जिससे मुझे यह मेमोरी मिली, उन कुछ लोगों में से थीं जिन्हें सेक्रेड रैंक का मास्क मिला था, जो सबसे बड़ा सम्मान था। डिवाइन मेमोरीज ऑफ वीवर्स मास्क मैंने कभी नहीं देखे। केवल दो ही थे, जो डीमन ऑफ फेट ने पहले हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस को दिए थे। सन्नी ने मास्क को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कैजुअली पूछा, क्या इसमें वेयर इज माई आई एन्चांटमेंट है? वह जानना चाहता था कि क्या अनंके उसे फेट देखने का तरीका सिखा सकती है। बूढ़ी औरत थोड़ा हैरान हुई। वेयर इज माई आई? नहीं, इसमें नहीं है। लेकिन आपने इसका नाम कैसे सुना, माय लॉर्ड? इस सेक्रेड मेमोरी में सिर्फ दो एन्चांटमेंट्स हैं। सिर्फ होली मास्क्स में तीसरा होता था, और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सन्नी कुछ देर चुप रहा, फिर आह भरकर वीवर्स मास्क सम्मन किया। एक पल में एक और काला डरावना मास्क उसके हाथ में आ गया, जो दूसरे मास्क जैसा ही था। अनंके की आंखें थोड़ी फैल गईं। माय लॉर्ड, यह? सन्नी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पहले ही बता दूं, मैं नाइटमेयर स्पेल का प्रीस्ट नहीं हूं, और न ही डीमन ऑफ फेट का चोजन हूं। मैंने यह कुछ साल पहले एक कर्स्ड सिटी के गॉडफोरसेकन हिस्से में पाया था। मैं ड्रीम रियल्म में वीवर के ट्रेसेस को ढूंढते हुए बार बार इससे टकरा रहा हूं। इसलिए क्यूरियोसिटी है उसके बारे में। वह यह नहीं बताना चाहता था कि ब्लड वीव और एबनी टावर की बातें क्या थीं। अनंके कुछ देर चुप रही, फिर हल्की श्रद्धा के साथ बोली, यह मेमोरी आपकी जर्नी में मददगार रही? सन्नी ने आईब्रो उठाई। हेल्पफुल? हाँ, इसने मेरी जान भी बचाई है, और कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की है। लेकिन अगर यह नहीं होता, तो मैं शायद यहां नहीं होता। बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो यह फेट था जिसने आपको इसके पास लाया, और मुझे आपके पास। वीवर की कृपा से। सन्नी उसे देखकर थोड़ा अनईजी हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वह हैवी साय लेकर मास्क को बेंच पर रख दिया।
इसे ऐसे खुला मत छोड़ो। यह आपकी माँ का गिफ्ट है। अनंके ने मास्क को धीरे से उठाया और अपनी गोद में रख लिया। थैंक यू माय लॉर्ड, आप वाइज हैं। सन्नी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, एक तो मिला। फिर उसने ग्रेट रिवर की तरफ देखा और पूछा, तो जब आपके एल्डर्स टूम्ब ऑफ एरियल गए तब बाकी प्रीस्टहुड डूम वॉर के दौरान बाहर ही रहा और नए कैरियर्स को कन्वर्ट करता रहा? अनंके ने सिर हिलाया। हाँ। वह उदास लग रही थी, इसलिए सन्नी ने उसे थोड़ा एनकरेज करने की कोशिश की। खैर, उन्होंने अच्छा काम किया। नाइटमेयर स्पेल ने डेमॉन्स और गॉड्स दोनों को सरवाइव किया। भविष्य में यह लगभग ऑल पावरफुल हो गया। लेकिन एक बात बताओ, शुरुआत में लोग इससे डरते नहीं थे। मरने का डर नहीं था। बूढ़ी औरत ने कंफ्यूज्ड होकर देखा। नाइटमेयर्स? माय लॉर्ड, आपका मतलब क्या है? लोग अपने सपनों में मरने से क्यों डरेंगे? उस समय नेफिस ने आंखें खोलीं और अनंके की तरफ देखा। सन्नी भी शार्प हो गया। क्या उसे नाइटमेयर का पता ही नहीं? सन्नी ने पूछा। क्या स्पेल लोगों को ट्रायल्स से नहीं गुजारता था पहले? अनंके ने सिर हिलाया। ट्रायल्स? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। सन्नी ब्लिंक कर गया। ये तो नया है। तो नाइटमेयर्स सिर्फ हमारे समय में क्यों हैं? नेफिस आगे झुकी। ग्रैंड मदर, एक सवाल है। नाइटमेयर स्पेल में नाइटमेयर नाम आखिर आया कहां से? सन्नी ने सोचा। अजीब सवाल है। अनंके ने हैरानी से देखा। यह नाम वीवर ने दिया था। डीमन ऑफ फेट के पास इसका कारण होगा, लेकिन हमें जानने की जरूरत नहीं। नाइटमेयर स्पेल, बस यही नाम हमेशा से रहा है। सन्नी और नेफिस एक दूसरे को देखने लगे। स्पेल हमेशा अपने शब्दों को केयरफुली चुनता था, और वीवर भी ऐसा ही करता होगा। लेकिन इस नाम का मतलब क्या था? किसी को नहीं पता था, और अनंके को भी नहीं। साइट डैम वीवर।